अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सलमान गनी, समी इब्राहिम, सईद काजी, कराची के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी और इस्लामाबाद से रिपोर्टर होंगे हमारे साथ मोहम्मद कामरान। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में सबसे पहले आज बात करेंगे हम वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की, जो अब ये कहते हैं कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपोजिशन जमातों का क्या करें जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस कर रही हैं। हम ये बात करेंगे कि क्या वाकई मुल्की हालात कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। दूसरा हम बात करेंगे मेमो स्कैंडल केस की, जिसके मरकजी किरदार मंसूर एजाज की मेहमान नवाजी के लिए वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ अब मैदान में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि मंसूर एजाज को पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करेगी। मंसूर एजाज वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की मेहमान नवाजी को तो पहले ही ठुकरा चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या मंसूर एजाज मियां शहबाज शरीफ की ऑफर को कबूल करेंगे। इसके अलावा और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद और बहुत सी खबरें जो आपको बतानी है। सबसे पहले सलमान गनी, आपके पास क्या खबर है? शायद ये लाहौर में PIC में जो गैर मेयारी अद्वियात के बायस जो लोगों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। कल भी 4 लोग जाँ बहक हुए हैं और इस पे जितने इक़दाम की ज़रूरत थी बजाय इक़दाम होने के इस पर एक बयानबाजी का सिलसिला है। कल हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया है, प्रेसिडेंट हाउस ने भी नोटिस लिया है और इस हवाले से एक दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है कि आज तक किसी कंपनी के खिलाफ गैर मेयारी अद्वियात के बायस कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ बल्दियाती अदारों के इंतखाबात के अल्तवा और तालीमी अदारों में जो सकाफ़ती सरगर्मियों के हक़ में जो एक कानूनी ये तो रेजोल्यूशन पास हुई है जी। और 14 बिल जो हैं जो गवर्नर ने वापस भिजवाए थे दोबारा पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिए हैं। कल भारत के यौम के दिन पे जो कश्मीरी लोगों ने अपना जो एहतजाज का सिलसिला जारी रखा, इस हवाले से कल लाहौर में भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ। और आखिरी खबर यह है कि जमात इस्लामी ने 3 फरवरी को पार्लियामेंट के घेराव का ऐलान किया है और उन्होंने बुनियाद बनाया है वो जो पाबंदी इन्होंने रास्ता रोका हुआ है जो नेटो की सप्लाई लाइन है उसका, इसकी बुनियाद पर वो इस पर अपना एहतजाज जो है पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। समी इब्राहिम साहब, अमेरिका में हमारी जो नई सफ़ीर हैं शेरी रहमान, उन्होंने डॉक्टर आफिया सदीकी की वकील से मुलाकात की है। लेकिन जिस खबर पर आज मैं बात करूंगा वो एक फिल्म है जो अमेरिका में लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स को दिखाई जा रही है। मुसलमानों के बारे में कहा यह जा रहा है उस फिल्म में कि मुसलमान बज़ाहिर बड़े लिबरल हैं लेकिन दर हकीकत वो अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस पर बात करेंगे कि ये फिल्म किसने बनाई और क्या इसके असरात हो रहे हैं। दूसरी एक खबर, हम इंटरनेट बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है और यूथ ख़ास तौर पर इस्तेमाल करती है। तो पाकिस्तान में किस तरीके से इसको ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो अखलाक हमें जिसकी इजाज़त नहीं देता, और लॉ इन्फोर्समेंट खामोश है क्योंकि इस हवाले से किसी किस्म की भी कोई लीगल हमारे पास फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। सही। सईद काजी साहब, शाजिया, मैं 2 खबरों में बात करूंगा। एक तो जो बच्चे घरों में काम करते हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट आई है बड़ी हार्ट रेंडिंग और बड़ी हिला देने वाली, जिसमें तकरीबन 2 साल में कोई 18 केसेस थे जिसमें 14 बच्चे मारे गए। और इसमें कानून क्या है और उनकी हालत ज़ार क्या है और क्या उन्हें कोई रेगुलेट करता भी है या नहीं, ये एक। दूसरी मैं बात करूंगा, 2 खबरें मैंने क्लब की हैं। एक तो ये जो अमेरिका 1 लाख फौज की कटौती कर और जो डिवोर्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमेरिकी सरमायादार है जॉर्ज सोरोस, बड़ी दिलचस्प शख्सियत के हामिल हैं वो और दानश्वरी से भी इलाका रखते हैं, लिखते भी हैं वो उन्होंने जो तकरीर की है वो बड़ी आई ओपनिंग है और उन्होंने कहा है कि यूरोप का ब्रेकअप जो है वो इमिनेंट है और साथ साथ अथॉरिटेरियनिज्म यानी शख्स ये जो जाबराना हुकूमतों की आमद भी हो सकती है इस माशी बुरान की वजह से यूरोप और अमेरिका में। और जो एक और बड़ी जो इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की है कि एंगर ऑफ द न्यू पुअर, नए गरीब जो जन्म ले रहे हैं यूरोप के वस्त में और अमेरिका के वस्त में, ये कल निकलेंगे एक नई क्लास वार के ज़िमन में। इस पर बात करेंगे। कराची से रेहान हाशमी, कराची में आज क्या हो रहा है? जलसा कर रहे हैं
अब वो देखना है कितने लोगों को कामयाब होते हैं लाने में, या वो भी सुनामी ला रहे हैं नहीं। और दूसरा MQM का 20 साल से ज़ायद अरसे बाद एक जलसा हो रहा है सक्खर में, जहाँ MQM भी अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा कर रही है भरपूर, वहाँ भी लोगों की शिरकत बहुत ज़्यादा मुतवक्किल है। और तीसरा वही मसला जो पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में शामिल है, कल से सेंध स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद हो रहे हैं, लेकिन वो कल रात से बंद होने थे, अब 12 घंटे के लिए जुमेरात की रात से, लेकिन क्यों बंद नहीं किए गए वो भी आपको बताएंगे। जबकि तीसरी खबर ये कि कराची में गुटखा, मुज़र सेहत गुटखा जो इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, उसकी खरीदा फरोख्त और उस पर उसको बनाया जा रहा है, उसका काम उरूज पर जारी है। इसके बारे में सही एक्शन कोई नहीं लिया गया। डिटेल में रेहान इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद चलते हैं मोहम्मद कामरान के पास। कामरान, आपके पास क्या खबरें हैं? जी शाजिया, सबसे पहले तो मियां खुर्रम रसूल का केस जो कि उनकी खबरें गुज़िश्ता कई दिनों से मीडिया में गर्दिश कर रही थी, वो गुज़िश्ता रात गिरफ्तार हो गए। आज उनकी सुप्रीम कोर्ट में भी पेशी है और जो मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर भी पेशी है। क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद वो जो जिस तरह से मीडिया हाइप आई थी वो ख़त्म हो जाएगी और उनका केस किस नहज पे जाएगा, इस पे बात की जाएगी। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट में ही एक बलूचिस्तान की जो इसमें टारगेट किलिंग हो रही थी लोगों की, मासूम लोगों की, उस हवाले से केस की आज समाअत है। लेकिन उससे समाअत से ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि उसमें एक रिपोर्ट सबमिट हुई है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। हम उस बारे अपने नाजरीन को बताएंगे। और एक तीसरी खबर यह है कि एक पिटीशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे जितने भी इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी अहलियत को जांचा जाए आइन के आर्टिकल 62 और 63 की रोशनी में। उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया हियरिंग के लिए। आर्टिकल 62-63 क्या कहता है, ये बड़ी दिलचस्प बात है, उस हवाले से बताएंगे अपने नाजरीन को। चलें इस पर आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माफ कीजिएगा, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के उस बयान के जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को गनी साहब पता नहीं क्या हो जाता है, मुल्क के अंदर कुछ बयान देते हैं, बाहर जाते हैं उनके बयान बदलना शुरू हो जाते हैं। देखिए शायद ये प्राइम मिनिस्टर ने जिस जगह पे जाके ये बयान दिया उनका यही बयान बनता था और उनकी पार्टी की पॉलिसी कुछ और है। मेरा ख्याल बात अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात से आगे बढ़ गई है और पाकिस्तान में नए इंतखाबात को फेयर करवाने के लिए, इसमें आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के क़याम के लिए मामलात बहुत आगे जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको पहले भी ये बताता रहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपना रोल अदा किया है और पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास जो 4 रोज़ पहले प्रेसिडेंट हाउस में हुआ है, उसमें उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि जी जून के बाद हम इस पर सेनेट के इलेक्शन के बाद इलेक्शन का ऐलान करेंगे और जून के बाद निगरान हुकूमत बन जाएगी। असल इसमें बात यह है कि निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आएगा। आइनी तौर पे 18 अमेंडमेंट के बाद अब अपोजिशन की मर्जी के साथ हुकूमत एक निगरान सेटअप, मैं समझता हूँ कि जो जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, अब वाकईतन एक नुमाइंदा पार्लियामेंट और एक नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर जी बिल्कुल, इस पे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती सिलसिला जारी है। वैसे तो बज़ाहिर चौधरी निसार अली खान ने इसकी तरदीद की है कि अभी हमारा हुकूमत से ऐसा मामला नहीं चल रहा, लेकिन मेरा ख्याल है नए इंतखाबात और आज़ादाना इलेक्शन के कमीशन के हवाले से एक बैकडोर डिप्लोमेसी का अमल जारी है और मेरा ख्याल कि ये इसमें जल्द हुकूमत भी खुलकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देगी। इसमें एक पॉइंट और है कि प्राइम मिनिस्टर साहब फैसलों का इख्तियार मेरा ख्याल पार्टीज को है और पीपल्स पार्टी से हवाले से ऑब्जेक्शन। गनी साहब कह रहे हैं कि जिस मुल्क में गिलानी साहब ने बयान दिया वो देना बनता था, तो हम ये तवक्को रखें कि पाकिस्तान वापस आकर वो कहेंगे बयानात मैंने जिन हालात में दिया वो देना बनता था, तनाजुर कुछ और थे, मतलब ये नहीं था, बयान वापस ले लेंगे। देखिए वज़ीर आज़म साहब के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। वो तो पाकिस्तान के अंदर भी बयानात बदलने में बड़े माहिर हैं और पाकिस्तान से बाहर तो बयानात बदलेंगे तो वहां पर तो कोई नजर ही नहीं होगी। ये जो एक डायलेमा है जिसे हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तानी अवाम से सच नहीं बोलते। और एक दिन काजी साहब ने बड़ी सही कैटेगराइजेशन की थी कि सियासत का मतलब ये है धोखा, मुनाफकत। हालांकि ये असल इसका गालबन मकसद नहीं था। डिप्लोमेसी का मकसद ये था कि गिव एंड टेक करके आप मामलात को हल करते थे, इसको सियासत कहा जाता था। लेकिन हमारे सियासतदानों ने इसको कारोबार बना दिया है। ये जो कलाबाजियां हैं वज़ीर आज़म साहब की, ये यकीनन इससे जो एक ट्रस्ट था, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक समझा जाता था कि वाहिद वो सियासी जमात है जो एक रेवोल्यूशन के नतीजे में आई, लेकिन गालबन अब उन लोगों के हाथ में नहीं है जो जो इसकी असल फिलॉसफी पे यकीन करते थे। यही वजह है कि हमें आज वज़ीर आज़म के बयानात, और फिर किसी को शर्मिंदगी भी नहीं है, यानी इतनी डिठाई से आप बयान देते हैं
और कोई उस पर शर्मिंदा होने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैंने कल क्या कहा था, परसों क्या कहा। देख ले सईद काजी साहब, आपकी जमहूरियत का क्या हाल हो रहा है? मैं बात ऐड करूंगा, वो ठीक कहते हैं, मैं एग्री करता हूँ PM साहब से कि अगर तो ऐसी ही हुकूमत आनी है जैसी उनकी आई है तो फिर तो मेरे ख्याल में इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है। ये मीनिंगलेस बातें हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। जो डील चल रही है, असल क्या आवाम क्या जानना चाहते हैं कि डील अंदर अंदर हो रही है, कहाँ पे खेल खत्म होगा, कहाँ पे जो है वो तय होंगे मामलात, वो अहम है। और ये बयान पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। मेरा ख्याल है ये जो कह रहे हैं कि मामला तय होंगे, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के साथ ही मामला तय होंगे। जो काजी साहब की बात को थोड़ा सा मैं आगे, अच्छी बात है कि अगर आज़ादाना इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों के हवाले से काश ये मफाहमती अमल जो है वाक़तन पाकिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से भी होता है। तवानाई का बहरान है, गैस की लोड शेडिंग है, ये सारे वो इश्यूज़ थे जो पाकिस्तानी कौम के इश्यूज़ थे। और अगर इस पर मुफाहमत करके वो आगे बढ़ते तो इसमें उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी आवाम में बहाल होती। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और मेमो स्कैंडल, मरकजी किरदार मंसूर एजाज। इस इशू पे इस्लामाबाद से आपने कुछ नहीं पूछना मेरा ख्याल। इस्लामाबाद से और भी बहुत सी खबरें, उस पर भी हम बात करेंगे। अब तो वो इसलिए आपसे पूछ रही हैं क्या, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं खुद उनकी हिफाजत का जिम्मेदार करूंगा और मैं चाहता हूं कि मंसूर एजाज आए लाहौर में, मेरे वो मेहमान बने। ये कमेंट में पहले कामरान से ले ली थी। कामरान, लगता है कि मंसूर एजाज को रहमान मलिक की मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई जो शहबाज शरीफ ने ऑफर कर दिया उन्हें। शादिया, इसमें दिलचस्प बात यह है कि पहले जब मेमो कमीशन ने उन्हें 24 तारीख को बुलाया था मंसूर एजाज को, तो जो पार्लिमानी कमेटी जिस पर के मंसूर एजाज ने अदम एतमाद किया हुआ है, उन्होंने भी 26 तारीख को उन्हें बुलावा दे दिया था कि जब आप 24 को उधर आएंगे तो 26 को हमारे पास भी तशरीफ लाइएगा। अब जब मेमो कमीशन ने उनको 9 फरवरी की तारीख दी है, तो कल पार्लिमानी कमेटी ने उनको 10 तारीख दे दी कि जनाब जब आप 9 तारीख को कमीशन के सामने आएंगे तो 10 तारीख को हमारे पास भी तशरीफ ले आइएगा। तो मैं नहीं समझता कि जब इस तरह की पैरेलल प्रोसीडिंग चल रही हो और मंसूर एजाज एक प्लेटफॉर्म पे पेश होना चाहते हो, दूसरे पे ना पेश होना चाहते हो, तो जो पंजाब के वजीर आला ने ऑफर की है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई उनके लिए ज्यादा चार्म नजर आएगा। देखिए बात यह कि ये बात जो कामरान ने कही है कि 9 फरवरी को कमीशन ने और 10 फरवरी को पार्लियामेंट्री कमेटी ने उन्हें बुलाया कि उन्हें रोकने के लिए कौन सरगर्म थे। और मैं बात वही करूंगा कि ये मामला जो था बड़ा हसास था, कौमी सलामती के हवाले से था। अगर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, वो गालबन इसलिए कह रहे हैं कि कोर्ट में मियाँ नवाज शरीफ साहब गए थे और उसके बाद इस हवाले से जो बयानात थे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ ने भी दिए थे। उन्होंने इस मामले को एक बड़ी रियलिटी करार दिया था। मेरा ख्याल है कि अगर मंसूर एजाज का मामला तो वही भोले वाला है कि अंदर आओ, तो उसने कहा कि मैं इतना भी बोला नहीं, क्योंकि जिस तरह की धमकियाँ उनके आने से पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने दी कि ECL पे नाम आ जाएगा, ये होगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन इशू उसी जगह पे खड़ा है। और अब तो प्राइम मिनिस्टर ने वो जो बयान दिया था आर्मी चीफ और ISI चीफ के हवाले से, वो भी वापस ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी अपना बयान दिया है वो आईनी है। मेरा ख्याल है मंसूर एजाज को छोड़ के वो जो इशू मौजूद है उस हवाले से पाकिस्तान की मुंतखब और सियासी लीडरशिप लेकिन अगर मंसूर एजाज को इतनी ज्यादा यकीन दहानियां करवाई जा रही है, इसके बावजूद अगर वो नहीं आते तो गलत फिर किसको कहा जाए? शाजिया, एक नॉन इशू है, एक पाकिस्तान के अवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए, सियासतदानों को बदनाम करने के लिए एक इशू है, एक गैर मुल्की है, बार बार कह चुके हैं, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब बहुत अच्छा होता शहबाज शरीफ साहब अगर ये सारी तवानाइयाँ सर्व करते कि वो जो बीमार बेचारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से दवाएं लेके मर रहे हैं, और फिर गर्मियाँ आने वाली हैं, डेंगू का फीवर फिर आने वाला है। कल मैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में एक सेमिनार था और उसमें बड़ी ज़बरदस्त वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले भी आए हुए थे, पंजाब वाले भी थे। उनकी गुफ्तगू सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान का ये मसला ही नहीं है और ये ऐसी ज़बरदस्त तंजीमें हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कि अगर कुछ हुआ तो वो इसको हल कर लेंगी। यानी एक तरफ बुनियादी जो मसाइल हैं उस पर अप्रोच ये है कि उनको मसला नहीं समझा जा रहा और जो नॉन इश्यूज़ हैं उनको इशू समझा जा रहा है। यही डायलेमा है पाकिस्तान का। ठीक है, मैं इस पर 2-3 बातें ऐड करना चाहता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे इस मुल्क में लाखों मकानों की कमी है। मकानियत जो है एक इशू है, रियासत की जिम्मेदारी है। इस मुल्क में 68 से 70% लोग गंदा पानी पीते हैं और 68 से 70% बीमारियां गंदे पानी की बीमारियां। इस मुल्क में 83% लोग जो हैं वो नॉन साइंटिफिक इलाज करवाते हैं। यही इशू है ना, ये कौमी सलामती यही होती है ना। अगर आप छत के बगैर सो रहे हो तो आप सलामत नहीं रहते। अब इन सब पार्टीज के मंशूर मंगा लें, इनमें से क्या किसी एक चीज़ को एड्रेस किया इन्होंने?
हम क्या जर्नैलों को कहें, मैं बार बार कह चुका हूँ जर्नैल और जजेस तो एक हवाले से हमें जहेज में मिलते हैं। आप बात करें ये इलेक्शन कैंपेन तक का हिस्सा होते हैं इलेक्शन में। अब ये में है रोटी कपड़ा मकान है, अमल नहीं किया जाता है इस तरह ये नहीं रहा। अगर जो शहरी रहमान साहब कराची से जमहूरियत की आवाज आई है, शहरी रहमान साहबा ने जो नया मंशूर मुझे लतीफा सुनाना है अगर आप इजाजत दें। जी जी प्लीज। बड़ा छोटा सा लतीफा सुनाना है, आप लोग अगर पसंद करें हमारे नाज़रीन। एक शख्स एक मुर्गी पकड़ के लाता है अपने घर में और अपनी बीवी को कहता है जी चलो अब आज मैं मुर्गी पकड़ के लाया हूँ, बनाओ। मुर्गी जिंदा होती है, वो कहते हैं जी चले इसको काटते हैं। तो बीवी कहती है ना घर में गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। तो एकदम से मुर्गी अपना पर छुड़ाती है और भागते नारा लगाती है जी जमहूरियत। तो वो हाल हुआ जमहूरियत का। सही जमहूरियत की आवाज लगी आज कराची। अच्छा मैं ये आपको बता दूं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो मुर्गी है मुझे लगता है किसी एजेंसी ने भेजी होगी। भाई वो मुझे ये तो नहीं पता, मगर मैं उस मुर्गी का हम ख्याल हूँ हजूर। अब ये है बात यह है कि ये इन्होंने बात की ना, मंशूर खोल के देख लें। मैंने आखिरी जो मंशूर पढ़ा था मुझे भेजा था इन्होंने, ये जो मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप है इनका, पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी मंशूर था, बुनियादी दस्तावेज थी, वो मुअत्तल हो चुकी है। नया मंशूर इसके लिए शहरी रहमान और कुछ और लोगों ने लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो निज़ाम दुनिया में जारी हो सारी है, हम बिल्कुल उससे सहमत हैं, हम वही चलाएंगे। और उसमें वो कोई इशू भी नहीं था जो 1970 के मंशूर में चीज़ें शामिल थी। तो मेरी बात मैं कंक्लूड करता हूँ, बात यह कि जब आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर आप इसी तरह के बयानात, मेमो, अब प्रोविंसेस आ गए हैं, एक मईशत का एक नीचे वीराना है, एक नीचे जो है एक खौफनाक किस्म का इकोनॉमिक वेस्टलैंड है। और ये कहते हैं हम होने चाहिए, छोटे से छोटा यूनिट बनना चाहिए, लेकिन असल इशू तो एड्रेस करें, वो ये कर नहीं सकते। लिहाजा ये आज जो बात हो रही है बिल्कुल दुरुस्त है कि काश ये इसी तरह की बातचीत हमारी पार्लियामेंट के अंदर हो। और ये पार्लियामेंट वजूद में इसलिए आई थी कि जो कौमी और अवामी इश्यूज हैं उनका हल हो, और एक फौजी डिक्टेटर के अगेंस्ट जिसकी हम पार्लियामेंट को रबड़ स्टंप करार देते थे। उसके बाद जब ये पार्लियामेंट लोगों ने बहुत सारी तौक़ात कायम की, लेकिन बदकिस्मती से अगर हम 4 साल अपनी हुकूमतों की कारकर्दगी देखें तो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और पसमानदगी इसमें कई गुना इजाफा हुआ है। और इस हवाले से जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे हुक्मरान और सियासतदान खुद को जवाब दे तसव्वुर नहीं करते, लेकिन सिर्फ दावे तो करते हैं। दावे, बयानात और ऐलानात तो सबके जारी हैं। चलिए आपकी खबरों की तरफ आते हैं। PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की दवाओं का जो मसला है, रिएक्शन है बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ओपोजिशन जमात जो यहाँ पर जमात है पीपल्स पार्टी, वो शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। क्या चल रहा है पंजाब में? बात यह कि ये बहुत बड़ा मसला था, इसमें कोई शक नहीं। इसमें तकरीबन खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तस्लीम किया कि 100 से ज़ायद लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। और जहाँ तक आपने अपोजिशन की बात की, बुनियादी जिम्मेदारी ये हुकूमत की है कि हुकूमत ने इस हवाले से क्या किया। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ उसमें एक दूसरे के खिलाफ बयानात के गोले दागे जा रहे हैं। और हमें ये देखना चाहिए कि जो लोग बयानात दे रहे हैं शाजिया, उनमें से कितने लोग हॉस्पिटल में गए मरीजों के पास, कितने लोग उन लोगों के घरों में गए जो जाँ बहक हुए हैं। और ये मामला मैं 3 दिन से ये बात कह रहा हूँ, और अब आप अखबारात में देख लें कि इस तरह के कालम भी आ रहे हैं और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वो कंपनीज जो इस तरह की गैर मेयारी दवाइयाँ बना रही थी, 64 साल में उनके एक कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। लाइसेंसिंग तो वफाकी हुकूमत करती है ना जी, वो वफाकी। लेकिन बात यह कि कुछ मामला जो है वो तो पंजाब गवर्नमेंट से जिम्मेदार है। PIC पंजाब हुकूमत का अदारा है, जवाबदेह इसमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन मामला खतरनाक इस हद तक है कि अब आप देख लें कि वो बात आनी शुरू हो गई कि ये गैर मेयारी अद्वियात सिर्फ PIC तक नहीं है, दीगर जो सरकारी इदारे हैं और जिगर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर भी इस तरह की गैर मेयारी अद्वियात जो है। समी साहब, दुनिया न्यूज़ ने कल अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि दवाइयां अस्पताल वाले जो कंपनी से खरीदने से पहले बजाय इसके कि किसी लेबोरेटरी ड्रग टेस्ट लेबोरेटरी से इसको टेस्ट कराएं, मरीजों पर आप टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि इसका रिएक्शन होता है कि नहीं होता। आज के अखबारात में जो ड्रग कोर्ट है उसका जज नहीं है। बुनियादी यही मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने के लिए लोगों की तवक्कुआत थी कि जब डेमोक्रेसी आएगी तो उसको हल किया जाएगा। अभी आप देखें असम्बली की बात हो रही है, ये असम्बली में क्या हो रहा है, वो इस पे बहस कर रहे हैं मुत्तफ़िका करारदाद के इंस्टीट्यूशन में आप जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हैं उन पर पाबंदी लगा दें। यानी एक ऐसा जो बुनियादी जो मसाइल हैं उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। जी काजी साहब, जी मैं समझता हूँ कि इसमें इधर से आएगी ठीक जमहूर की आवाज़, बिल्कुल आज से ही कराची से आई है। कोई कसूर नहीं है CM साहब का। मैं नहीं समझता इस निज़ाम में CM साहब ने कोई और आके बैठ जाए। जब तक ये ठेकेदारी निज़ाम, जब इस तरह से आप टेंडर फ्लोट करेंगे, ये सारा सिस्टम मौजूद रहेगा तो जो मर्जी करते रहें, डेंगी में कर लें कुछ नहीं होगा, इसमें कर लें। मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा उनकी बिल्कुल होगी, सिंसेरिटी को भी मैं डाउट नहीं करता। मगर यहाँ पे जो निज़ाम है, जो
आपने डिलीवर करना है, 100 रुपए अगर आपके पास है, रियासत ने खर्च करना है, तो 20 रुपए ट्रांसलेट नहीं होते असल काम में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक इंतहाई फॉल्टी और बोसीदा निजाम। और एक बात और मैं अर्ज कर दूं, ये आर्ग्यूमेंट अब तारीख में खत्म हो चुका है कि जनाब आप तो इस निजाम को ठीक नहीं चला रहे, अमेरिका और यूरोप को देख लें। अभी मैं खबर की जब बात कर रहा था और करूंगा, वहां अथॉरिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, वहां अगर ये बैठ गया है तो हमें ये सोचना पड़ेगा एक नया सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अवाम के साथ, अगर हमने इस मुल्क को सलामत रखना है और ठीक रहना। वरना क्या होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम वैसे करते रहेंगे, रोज प्रोग्राम भी करते रहेंगे। काजी साहब, ये जी साहब नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वो इसी निजाम में होगा या आप कह रहे हैं कि पूरा निजाम ही को नया आएगा? मैं कोई नजूमी तो नहीं हूं, मतलब मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि इस बात पे क्या आप तय हैं कि जो आपके सामने हो रहा है ये दुरुस्त मेरा ख्याल है इसमें जो काई साहब बात करना चाह रहे हैं, आपके पास एक आईने पाकिस्तान तो मौजूद है और मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान की बका और सलामती की जो जमानत है वो पाकिस्तान का आईने पाकिस्तान। दूसरी बात, अगर वो एक पॉलिटिकल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो भी एक चीज़ मौजूद थी जो दोनों बड़ी पार्टीज ने साइन की थी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी तईद की थी। उसमें तमाम उन मसाइल का हल मौजूद था जो आज पाकिस्तानी कौम फेस कर रही है। बात यह कि हमारे पास दस्तावेजात भी मौजूद हैं, आईने पाकिस्तान भी मौजूद है, लेकिन हम उस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार नहीं, और यही हमारा सबसे बड़ा जो रोल है ना वो पाकिस्तान की आवाम का है। इलेक्शन में अगर आप उन लोगों को वोट देंगे जो अखलाक वाले होंगे, जो वादे के पाबंद होंगे और उनकी परफॉर्मेंस पे दें आप वोट। किस को आजमाए? पीपल्स पार्टी को आजमा चुकी, नवाज शरीफ को आजमा चुकी। ये तो प्रोसेस है, ये तो एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस से कैसे, और कौन सा प्रोसेस आप करेंगे? नहीं, अब नए लोग कैसे लेके आए, आजमाए किसको? आज आके फिर इमरान खान रह जाते हैं। तो इमरान खान साहब भी प्रोसेस है, अवाम की बर्बादी का प्रोसेस है, इंसानों की, आम इंसानों की जिल्लत का प्रोसेस है। अभी इन्होंने एक सवाल किया और ये प्रोसेस जारी रहेगा जब तक ये आएंगे इलेक्ट होके। जी हमें तो अगले इलेक्शन में अवाम ने हमारा वोट डाल के एहतसाब कर दिया, अदालत को बंद करके घर भेज दे। ये मैं बात ये कर रहा हूँ, चलें छोड़ें जी, नए कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करते। अभी 2 दिन पहले के प्रोग्राम में सलमान गनी साहब ने एक बड़ी अहम फिगर दी है कि $200 बिलियन पाकिस्तान का पड़ा हुआ है इस वक्त सिर्फ स्विट्जरलैंड में, जो उनके बैंकर्स बता रहे हैं। 170 या 80 बिलियन डॉलर की ये टोटल इकानमी है। इस पूरी मुल्क की कीमत से ज्यादा पैसे वहां पड़े हुए हैं, और आइन की आर्टिकल 3 और 37 पे इसी निजाम में अमल करके दिखा दे। लेकिन होगा क्या? अगर ये अमल करना चाहते हैं तो फिर बुनियादी तब्दीली निजाम में करनी पड़ेगी, और तमाम इल गॉटन दौलत जो है वो रियासत के हक में वापस लानी चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सी खबरें जिन्हें डिस्कस करना है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। समी इब्राहिम साहब ने एक बड़ी अहम खबर दी थी कि अमरीकी पुलिस अफसरान को कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। किस टाइप की वीडियोस हैं वो? एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसका नाम है थर्ड जहाद, और ये क्लेरियन फंड नामी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाई थी। उसकी फंडिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसी तंजीमें करती हैं जो प्रो इसराइल हैं, ज्यूइश हैं। उसमें उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया है कि पाकिस्तान मुसलमान जो हैं बज़ाहिर बड़े लिबरल हैं और अपना तासुर भी ये देते हैं कि हमारा जो मज़हब है वो बड़ा एक लिबरल मज़हब है, लेकिन दर हकीकत ये कंजर्वेटिव है और ये अमेरिका पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये वाइट हाउस पर इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। तो वो जो फिल्म है बाकायदा तौर पर जो लॉ इन्फोर्समेंट हैं उनको दिखाई जा रही है। तो ये एक जो कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई है ये न्यूयॉर्क में हुई है, और वहाँ पर कोई तकरीबन 1500 पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनको दिखाकर ये बताया गया कि ये मुसलमान हैं, ये इनकी इंटेंशंस हैं, इस तरह से इनको आपने डील करना है। उनकी पॉलिसीज का एजेंडा अब समझ में आ गया। अच्छा, ये जब बात शुरू हुई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया था, तो जो पुलिस कमिश्नर है न्यूयॉर्क के, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं दिखाया। उनके चीफ स्पोक्स पर्सन है पॉल ब्राउन, उनका भी यही कहना था कि हमने नहीं, लेकिन अब उन्होंने एडमिट कर लिया। और जो मजीद इतलात आ रही हैं कि ये जो फिल्म है ये सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं, ये बहुत सारी दूसरी अमरीकी रियासतों में भी दिखाई गई है, और जिसकी वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं मुसलमानों को कि उनका जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म किया जा रहा है। उसकी वजह से रेशियल प्रोफाइलिंग भी हो रही है। उनकी डिमांड है कि जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको इस्तीफा दिया जाए, लेकिन इस्तीफा कहाँ आएगा, और जो मेयर है वो भी कह चुके हैं कि नहीं आएगा। मैं एक और हवाला देता हूँ। पिछले दिनों तालिबान
की जो लाशें थी, जो बॉडीज थी, उनकी बेहुरमती के वाकयात सामने आए थे। यूरिनेटिंग कर रहे थे अमरीकी फौजी। तो जब वो आइडेंटिफाई हुए तो वहां पर जो गवर्नर हैं टेक्सास के, रिक पेरी, उस वक्त वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे हैं 19-20-22 साल के वो खेल रहे थे, इन पर क्यों मुकदमा चलाया जाए। तो ये एक अप्रोच है जिसका मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को वहां पर भी, और मेरा ख्याल है ओवरऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इन कुव्वतों का मुकाबला करना। मेरा ख्याल मैं इनकी समी साहब ने जो बात की है, बात यह कि ये अमेरिका का अंदर का खौफ है, और 9/11 के वाक़यात के बाद जो कहा गया था कि ये एक सलीबी जंग है, और इसमें पाकिस्तान या अफगानिस्तान या इराक का मसला नहीं था, कि बात यह कि उन्होंने उम्मत मुसलमान को टारगेट किया, इस्लाम को टारगेट किया है, और इस्लाम की एक अपनी सी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, जबकि इस्लाम अमन और मोहब्बत का एक ये बात आपकी सही है, इस पे किसी को इतराज नहीं है, लेकिन इस वाक़े की अहमियत इसलिए ज्यादा है। अक्कासी कर रहे हैं ये वाक़या। शाजिया, इस वाक़े की इसको सीरियसली इसलिए लेना जरूरी है कि ये जो क्लेरियन फंड है और ये जो मूवी बनी है, इसमें ये जहां से फंडिंग आ रही है वो है शेल्डन एडल्सन, जो अमेरिका में एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग कंपनी है लास वेगस में, सैंड्स कॉरपोरेशन, उसके वो बानी है और उसके चेयरपर्सन है। लेकिन उन्होंने जो अमेरिकी प्रेसिडेंशियल अगर आप मुझे इजाजत दें, जो न्यूअर्ट गिंगरिच हैं, अब जो रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार हैं, उनकी कैंपेन में उन्होंने $5 मिलियन का अतिया दिया, और वो ये कहा यह जा रहा है कि वो $1 बिलियन भी दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सोच है, ये उन लोगों में सोच है जो आगे चलकर अमेरिका के सदर बन सकते हैं। तो ये अगर अमेरिका का सदर न्यूअर्ट गिंगरिच बनता है और जो ये सारी फंडिंग ले रहा है, जो इस किस्म के ख्यालात का प्रचार जिनका हो रहा है, तो ये लम्हा फिक्रिया है। वी नीड टू पुट आवर एक्ट टुगेदर। मुसलमानों के लिए उनकी क्या सोच है? यस, हमें भी उसका कोई उसके मुकाबले के लिए कोई एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा। सही। इस्लामाबाद और कराची से भी बड़ी अहम खबरें। इस्लामाबाद से कामरान, आपने खबर दी थी कि खुर्रम रसूल फ्रॉड केस में आज समाअत भी है, गिरफ्तारी भी हो गई है। क्या इस केस में आगे होने जा रहा है? खुर्रम रसूल ये कहते हैं कि उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। जी शाजिया, खुर्रम रसूल रात गए गिरफ्तार कर लिए गए, और बड़ी जब कोर्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो तब ही उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई, वरना FIA का रिकॉर्ड इस मामले में कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। आज जब वो पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में या 164 के तहत अपना मजिस्ट्रेट के आगे बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, तो उस हवाले से देखना यह है कि क्या नाम लेते हैं आगे। उसकी वजह यह है, कहा यह जा रहा था कि इस केस में बहुत से अहम नाम हैं आला ओहदेदारान के, जिनके के नाम शामिल हो सकते हैं। क्या खुर्रम रसूल वो नाम लेंगे अपने बयान में या नहीं? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था जो तफ्तीश के दौरान कि ये इसमें न सिर्फ खुर्रम रसूल बल्कि इसमें वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुशनोद लाशारी, इसके अलावा 2 साबिक DG FIS जो थे उनका भी नाम लिया जा रहा था कि ये खुर्रम रसूल को बचाने में मुलव्वस रहे थे। क्या सुप्रीम कोर्ट महज खुर्रम रसूल की गिरफ्तारी पर ही इक्तफा करेगी या ये इसमें जो दीगर को एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ को कार्रवाई करेगी? ये आज देखना है। लगता है कि इसके ताने बाने काफी ऊपर तक मिलते हैं। जी हाँ जी, ऐसी ही बात है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये देखना होगा कि अब क्या वाकई ये केस यहां पर ही ठप किया जाएगा और खुर्रम रसूल ही कुर्बानी का बकरा बनेंगे, या जो असल जहां ताने बाने जहां तक जाते हैं वहां तक बात जाएगी। अच्छा, एक और खबर आपने दी थी बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग के हवाले से, इस केस की भी समाअत हो रही है और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट में कुछ इंकशाफात किए गए, उस बारे में बताएं। जी शाजिया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो एसोसिएशन थी, बार एसोसिएशन, उन्होंने ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और उनका ये कहना था कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो कराची बदअमनी केस से भी ज़्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पर लाशों की तादाद है, टारगेट किलिंग हो रही है और जिस तरह से अगवा किया जा रहा है लोगों को, मासूम लोगों को, उन्हें उनकी लाशें जो बरामद हो रही हैं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक्शन लेना चाहिए। ये पहली समाअत नहीं है, आज जो समाअत होगी ये कई समाअतों के बाद, लेकिन इसमें जो इस दौरान इंटरिम रिपोर्ट एक पेश की गई है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से, वो बहुत सनसनीखेज इंकशाफात हैं। उसमें ये माना गया है कि हाँ, बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग रोकने के लिए जो इंतजामिया है और पुलिस है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो फेल हो चुके हैं, वो नाकाम हो चुके हैं। और उसमें एक खास बात शाजिया ये है कि इसमें ये इस बात पर जोर दिया गया है कि इसका हल जो है ना अदलिया के पास होगा, ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास होगा, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट जो है वो की जाए, जो उनकी महरूमियां हैं छोटे सूबों की उसको उनको दूर किया जाए, तभी ये मुमकिन हो सकेगा कि बलूचिस्तान में हालात बेहतर वरना एक किस्म का उन्होंने कह दिया कि ये नहीं रुक सकती है टारगेट किलिंग अगर इस तरह से इसकी सियासी सेटलमेंट ना की गई। सही। कराची रेहान हाशमी, आपने भी अहम खबरें दी थी, JUI का कराची में जलसा है और तकरीबन 20-25 साल के बाद MQM सखर में जलसा करने वाली है आज। जी बिल्कुल, 2 दिन से फजलुर रहमान कराची में, कल उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी
और कल रात गए वो खुद गए थे अपने जलसा गाह जो है मज़ार कायद से मुत्तसिल जो ग्राउंड है जहाँ इमरान खान अपना सुनामी लेके आए थे, उन्होंने जलसा किया था। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी पार्टी ने जलसा किया था, आज भी जलसा कर रहे हैं वहाँ GOI के जो सरबराह हैं फजलुर रहमान। अब देखना है कि वहाँ कुर्सियों की तादाद तो हमें बताया गया 10,000 से ज़ायद लगाई गई हैं, लोगों की तादाद आती ही नहीं आती, क्योंकि इंतजाम पूरे किए गए हैं। उन्होंने कराची में तमाम जगह कंपेन की, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी देखना है कि वो जो आज जलसा करेंगे उसमें क्या अहम ऐलानात करेंगे। जबकि दूसरा जो जलसा है MQM का वो काफ़ी अहमियत का हामिल है कि वो सक्खर में किया जा रहा है, वो 20 साल के बाद वो जलसा है। क्योंकि MQM के बारे में कहा जाता है जी ये शहरी जमात है, शहरी क्यों कराची से रिलेटेड, लेकिन अब वो पूरी आपको पता जैसे कि वो कंपेन चला रही है, मुल्क भर में उनके दफातर खुल गए हैं, लोग मौजूद हैं। इस सक्खर में भी उनका जलसा है, बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें लोगों की बड़ी तादाद कहा जाता है कि शिरकत करेगी, जिसपे जो MQM के कायदे अल्ताफ हुसैन वो खिताब भी करेंगे। अब ये जलसा जो है दोनों जलसे हैं एक साथ हैं। अब देखना है कि जो फजलुर रहमान साहब हैं वो कितने लोग लाने में कामयाब होते हैं कराची और में, MQM कितने लोग लाने में कामयाब होती है। सही, तो जब जलसा शुरू होगा पता चलेगा। सईद काजी साहब, आपने चाइल्ड लेबर के हवाले से मेरी काम खबर दी थी। खबरें हैं। एक पहली तो ये कि एक बड़ी आई ओपनिंग रिपोर्ट आई है स्पार्क की, जिसमें एक वाकया हुआ था 5 जनवरी को कि एक बच्चा शान अली जो है स्ट्रैंगुलेट हो गया और बाद में पता चला कि जी उसको कत्ल किया गया है। और कत्ल इसलिए किया गया है कि वो जिस घराने में काम कर रहा था उस बच्चे को वो खामोश नहीं करवा सका, सुला नहीं सका, तो उसकी मालका ने उसे कत्ल कर दिया। मैं जो मुख्तसरन बात करना चाहता हूँ ये कि जब ये पता चल गया कि ये मर्डर हुआ है तो केस हुआ, तो वो उसके वालिदैन केस इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनके पास फीस नहीं थी वकील हायर करने की। तो एक तो मैं ये नुकता, और इसमें बहुत से और केसेस भी ऐसे हैं और यहाँ पे कोई इनएडिक्वेट मीडिया में बहुत रिपोर्ट हुए हैं, उसमें 14 के करीब कत्ल हुए हैं और 4 बच्चे जो हैं उनकी वो माजूर भी हुए। लेकिन किसी भी मालिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो जो मजलूम है वो इतने कमजोर और गरीब हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। मगर मैं ये बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि यहाँ कानून का, इंसाफ का बोलबाला, लायर्स मूवमेंट। मैं सिर्फ एक पॉइंट इसमें पॉइंट आउट करके अगली खबर पे चला जाऊंगा या फिर आप आगे जाइएगा कि यहाँ पे 4, 5, 6 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाले 80% लोग किसी दूर उफ्तादा छोटी सी तहसील के किसी जूनियर वकील को हायर नहीं कर सकते, तो उन्हें इंसाफ क्या मिलेगा? ये क्या इश्यूज हैं? हम मेमो पे खेल लेते हैं। अब मेमो का ये क्या करे? ये बच्ची जो शान अली जो मर गया है, इसकी माँ जो है वो क्या, इसका बाप क्या करे? और ये एक बहुत बड़ी गालिब अक्सरियत इसका शिकार है। और दूसरा ये कि कानून भी बनने चाहिए, क्योंकि बहुत से लाखों बच्चे, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, हमारे पास ठीक फिगर्स भी नहीं होते इस मुल्क में, कितने बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। जरा सा हमारे बच्चे को तकलीफ हो तो हमारी जान पे बन जाती है, और दूसरों के बच्चों को हम उनसे वो लेबर करवाते हैं। पढ़ने की उम्र होती है, स्कूल जाने की उम्र होती है, वो घरों में काम करते हैं। उसने क्या किया, उसने तनख्वाह मांगी तो उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया गया। ये वाकई हैं, रिपोर्ट हुए हैं बाकायदा, इसमें मैं कुछ ऐसी बात, और उसकी कमर टूट गई और वो शादिया माजूर हो चुकी। जी कामरान जी। शाजिया, इसमें ये काजी साहब की बात को मैं सपोर्ट करूंगा। एक वाकया इन्होंने मेंशन किए, एक वाकया लाहौर का था, वहां पर एडवोकेट नईम कोई ओहदेदार थे बार एसोसिएशन के, उनके घर जो मुलाजमा एक मुलाजमा बची थी उस पर इंतहाई तशद्दुद का उसको निशाना बनाया गया। उसकी जब वीडियो देखी तो उस पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात थे, वो मर गई तशद्दुद से। लेकिन जब उन वकील साहब को गिरफ्तार किया गया इस जुर्म में, इस इल्जाम में, तो जिस दिन उनको पेश किया जाना था अदालत में, उस दिन वकला की एक बड़ी तादाद पहुंच गई थी उसमें कोर्ट के अहाते में बचाने के लिए। यानी वो जो बच्ची जान से गई तशद्दुद के बाइस, उसकी हमायत के लिए एक वकील भी नहीं आया, और जो जिसने तशद्दुद किया उसको बचाने के लिए जो आजकल हो रहा है पाकिस्तान, ये जो बात आप कर रहे हैं वो पहुंच गई। कामरान, मैं अपना जाती तजुर्बा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये जो इस हवाले से ये जो लायर्स मूवमेंट है, ये बाकायदा अब डिटीरियोरेट कर गई है। इसके मकासद तो बहुत आला और अरफा हो सकते हैं, और जज साहब का आना भी हमारे लिए बड़ा काबिल शर्फ है। लेकिन एक छोटी अदालत में मैं खुद गया और मैंने देखा, जो एक हमारे सीनियर यहाँ जर्नलिस्ट है ताहिर सरमीर का कोई केस था, वहाँ क्या अशर किया उन लायर्स ने, और हमें वहां से जान बचा के भागना पड़ा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये उस बिल्कुल ऐसे ही होता है। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, वकला जो है अपने आप में कुछ अपने आप को समझते हैं। कोई भी तहरीक इस तरह की बाहर निकलती है, गलत कामों को सपोर्ट करने के लिए भी आप सड़कों पर आ जाते हैं। गनी साहब, आप एक ने बहुत अहम खबर दी थी कि बल्दियाती इदारों की इंतखाबात ना करवाने समेत 14 बिलों की मंजूरी दी है पंजाब। ये बिल पहले गवर्नर हाउस पर जो आया गया फाइनल अप्रूवल के लिए, तो गवर्नर साहब ने 14 बिल इस बिल समेत उन पे कुछ एतराज़ात लगवा के वापस भिजवाए थे। इसमें 6 माह का इल्तवा जो था बल्दियाती इंतखाबात का, उसको बुनियाद बनाया गया था। बात यह कि जो बात हम जिन इशूज़ की कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर जहाँ पर डेमोक्रेसी है
वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जो बराह रास्त आवाम के जो मसाइल है, गली मोहल्ले के मसाइल हैं, पानी, गैस, बिजली, ये सारे जो मसाइल हैं ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम से मुतल्लिका होते हैं। हम जब सिस्टम की बात कर रहे होते हैं कि हम सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने के लिए तैयार नहीं, और आज पाकिस्तान में तमाम बड़ी पार्टीज जो हैं वो हुकूमत में शरीक हैं और वो कहती हैं कि हम जमहूरियत के लंबरदार हैं, हमें आवाम की तायद हासिल है, लेकिन आवाम की हालत ज़ार ये है कि आवाम के मसाइल और मुश्किलात के हवाले से जो अदारे थे वो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम था जिसका आज तक ये इंतखाबात नहीं करवा सके। और गवर्नर साहब ने खुद मुझे ये बताया कि जी पंजाब की हुकूमत जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम के इंतखाबात क्यों नहीं करवाती। तो मैंने उन्हें पूछा कि जनाब फेडरल में आपकी गवर्नमेंट है, 3 दीगर सूबे हैं, मैं समझता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम जनरल मुशर्रफ साहब के तमाम इकदाम को हम टारगेट कर सकते हैं, अगर कोई एक ऐसा इकदाम जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसका बराह रास्त आवाम से तल्लुक था तो वो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम था। और हमारी इन हुकूमतों ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने उस सिस्टम को टारगेट करके आज तक मुतबादल सिस्टम ये नहीं दे सके। मैं समझता हूं कि जमहूरियत के इस तरह के दावों की ये बहुत बड़ी नफी है, और जब तक आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर फाल और मौसर नहीं बनाएंगे, ना लोगों के मसाइल हल होंगे और ना ही जमहूरियत मौसर और मजबूत हो सकेगी। सही। समी साहब, आपने अहम खबर दी थी कि इंटरनेट का जो गलत इस्तेमाल है हमारी नौजवान नस्ल में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। देखिए, इंटरनेट एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब इंटरनेट के बारे में हम ये बात करते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था। जैसे फेसबुक पर कोई एक बात आई तो हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया पूरी फेसबुक ही बंद कर दी जाए, हालांकि वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे इदारों में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है वो चीज़। इसी तरीके से जब हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में यूथ जो है उसका इंटरनेट का इस्तेमाल बड़ा फ़ायदेमंद है और उस पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन आती है। नहीं, मकासद अच्छा ही है। बेसिकली जो आपने चीज़ों को रोकना होता है और उसके लिए कानून साजी, जिस वाक़े की जानिब मैं जिक्र कर रहा हूँ, अमेरिका जैसे जदीद जो मुआशरे हैं जहाँ पे बड़े हर चीज़ की कवानीन मौजूद है, वहाँ पर भी इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं लड़कियों को बहलाने के लिए, ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं उनको, और फिर उनसे गलत काम करवाने के लिए। पाकिस्तान में अब ये सूरत हाल है कि आप जाएं, अगर आप इंटरनेट को क्लिक करें तो एस्कॉर्ट सर्विसेज, डांसिंग गर्ल्स, पार्टी गर्ल्स, हर तरह की ऑफर्स आ रही हैं इंटरनेट पे और उनके रेट्स लगे हुए हैं, बिजनेस हो रहा है पूरा। लेकिन हमारे यहाँ इस मामले पर देखा नहीं जा रहा कि वो जो इंटरनेट उसकी जो एक्सेस है वो मुझे इस पे बात करनी है। स्कूल गोइंग बच्चा जो है उसको भी है, बच्ची को भी है। अभी ये पेशावर में, पिंडी में 4-5 दिन पहले वाकया कि वो 3 लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट्स थे वो गायब हो गए और फिर वो वापस आए। तो उसमें भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था कि इंटरनेट का एक बहुत मेजर रोल था इस सारी बात में। तो जो बुनियादी तौर पर जो साइबर क्राइम्स हैं उनको रोकने के लिए हमारे यहाँ लेजिस्लेशन नहीं है। किस तरह से स्टेट इजाज़त दे रही है इस बात की कि एस्कॉर्ट सर्विसेज और ये तमाम पार्टीज और घरों में आना, मसाज करवाना जाना, उसके लिए रेट्स हैं, लेकिन कोई लेजिस्लेशन नहीं। रेहान इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रेहान। जी हाँ, बिल्कुल समी इब्राहिम साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं आप में इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि एक ऑर्डिनेंस बनाया गया था 2010 में, इसका नाम था पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था, अगर किसी भी शख्स को SMS आ रहे हों, थ्रेटनिंग SMS आ रहे हों, किसी नेट पे उसके खिलाफ कोई उसके तस्वीर को भेजा जाता है, कुछ भी परेशानी हो आपको नेट के जरिए, तो वो पीको ऑर्डिनेंस था 2010, वो लैप्स हुए 2 साल हो गए। FIA मुस्तकिल लिख रही है इसके बारे में वफाकी हुकूमत को, वजारत कानून इस पे कान पे जूं तक नहीं रंग रही। मैं आपको एक वाकया बताऊं, आज से 1 साल पहले हमने स्टोरी की थी इस पे। एक खातून थी जो फूट का FIA के ऑफिस में रो रही थी, साइबर क्राइम के ऑफिस में। उनका ये कहना था कि मेरी बेटी को इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ उसकी तस्वीर भेजी जा रही हैं जो उसकी तस्वीर नहीं है, और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हमें पैसे दिए जाएं वरना आपके जहाँ रिश्ता हुआ है वहाँ तस्वीर भेज दें ससुराल में। और आखिर में इन दी एंड 6 महीने बाद जो उनकी बेटी थी उसको तलाक हो गई सिर्फ उस इंटरनेट के जरिए। जब हमने पूछा तो ये सही आवाम के मसाइल है, इन पर तवज्जो देनी चाहिए। लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, नौजवान नस्ल हमारी बर्बाद हो रही है, लेजिस्लेशन होनी चाहिए। जैसे मैं बताया, ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, FIA साइबर क्राइम को जो इख्तियारात थे वो खत्म हो गए। अब वो जो छोटे मोटे 3 है, वो जो एक इख्तियार है 3/4, उसके तहत लोगों को पकड़ती है। जो असल ऑर्डिनेंस था जिसके तहत ये लाया गया था, ये साइबर क्राइम कार्रवाई नहीं की जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। एक खबर जो मैंने एक और कही थी, मैं उस पर बात करता हूँ। एक तो ये है कि बड़े वाज़ेह निशान है कि जो अब अमेरिकन इंपीरियलिज्म में बड़ा लागर हो रहा है, जिसका एक हमने देखा कि 1 लाख फौजी वो कटौतियाँ हो रही हैं उनकी आर्मी में भी,
और मैं ये साथ साथ ज़रूर कहता चला जाऊं कि एक क्लासिकल फ्लॉप फिल्म थी जिसका भी मुझे नाम याद आ जाएगा, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। जब वो ख़त्म होती है तो उसके आखिर में बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि कोई तहजीब बाहर से हमलावर तबाह नहीं करते, अंदर से जवाल फूटता है। तो यही देखा हमने बरतानिया के ज़मन में भी और इस ज़मन में भी। मैं इसको इस हवाले से बात करूँ कि डेवोस में जो इकनॉमिक फोरम हो रहा है वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, बहुत बड़े सरमायादार हैं, जॉर्ज सोरोस, जो कि बड़े एक कंट्रोवर्शियल आदमी भी हैं, लेकिन वो कुछ 60 साल की उम्र के बाद अरबपति बने। तो और उनकी जो तहरीर है और उनकी जो गुफ्तगू है उसको बड़ा अहमियत दी जाती है और बड़े बड़े रिसालों में छपते हैं। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया और उन्होंने कहा है कि एक तो ये कि जो न्यू पुअर हैं यूरोप के और अमेरिका के, ये एक अनरेस्ट पैदा करेंगे। और दूसरी ओर उन्होंने प्रेडिक्शन ये की है कि अथॉरिटेरियनिज्म आ सकता है, वहाँ पे आमरीत मुसलत हो सकती है, जिसकी हम एक मिसाल इटली और यूनान में देख चुके हैं। तो उन्होंने एक तरह से वार्निंग इशू की है और ये आने वाले दिन बड़े अहम होंगे। मैं इसलिए इसको वाइंड अप करता हूँ और बात हो सकती है फिर किसी और प्रोग्राम में कर लेंगे। वाकई में गनी साहब आपने काम खबर दी थी, जमात इस्लामी मुतहरिक हो रही है, पार्लियामेंट का घेराव करने जा रही है। जी शायद उन्होंने 3 फरवरी का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले एक खबर थी कि भारतीय यौम जमहूरिया के मौका पर कश्मीरियों ने जो मुजाहरे किए हैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में भी मुजाहरा हुआ है। बात यह कि ये कश्मीर का इशू है, जब तक ये इलाकाई सूरत हाल में ये मसला हल नहीं करेंगे, ना खिते के हालात दुरुस्त होंगे और ना दोनों तरफ के आवाम के। और बात यह कि कश्मीर के अंदर अब तीसरी नस्ल है और ये कौन लोग जदोजहद कर रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं और जो जदोजहद वहाँ पर चल रही है। आप देखें कि खुद पाकिस्तान और भारत के दरमियान 149 मरतबा एक मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ और आज तक वो इसलिए नतीजा खेज नहीं हो सका कि जब तक जो बुनियादी नुकात हैं उस पर उन्होंने ना ही गौर गौज किया और ना इसमें पेशरफ्त हो चुकी। और जो कश्मीर के अंदर अब बच्चों और नौजवानों की नस्ल, वहाँ के एक शायर के परसों में एक नज़म पढ़ रहा था कि उन्होंने उनके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कहा कि ए वादी जन्नत निशां तेरे सपूत और नौजवान ये पूछते हैं रात दिन कि वक्त की सलीब पर वफा टंगी है किस लिए, ये अपने ही वजूद को वजूद के तलाश की सज़ा मिली है किस लिए, नहीं है इतने नातवा एवादी जन्नत निशान। बात ये जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता। इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अभी जो हमारी कौमी सलामती कमेटी नई सिफारिशात बना रही है और नई फॉरेन पॉलिसी आ रही है, उसमें कश्मीर का इशू माजी में हुकूमतों ने उसको नज़रअंदाज किया, अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, सियासी मसलतें हम जिसे कहते हैं, इसमें उसको बताया जा रहा है वाज़ेह तौर पर कि पाकिस्तान इस खित्ते में अमन के लिए कश्मीर का मसला जो है उसका हल किया जाना बहुत ज़रूरी है और बुनियादी जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो इसके हल के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो ये एक अच्छी खबर है और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सलमान साहब ने सही कहा कि अगर कश्मीर का मामला हल नहीं होता तो इस खित्ते में अमन, एक पायदार अमन जो है वो गालबन कायम होना। मैं इसमें एक इजाफा कर दूं कि आप अगर भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी देखें कि समी साहब इसकी तायद करेंगे कि उन्होंने सबसे पहले जो मूवमेंट शुरू की थी, बल्कि काई साहब भी इसकी तायद करेंगे कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। बात है कि आज पाकिस्तान में भुट्टो साहब की पार्टी की हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, जैसे कि इन्होंने कहा कि आप अपनी खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाएं, जब तक इसे बुनियाद नहीं बनाएंगे मसले में पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। सही। और मियां नवाज शरीफ भी तो कह चुके हैं कि उनके दौरे हुकूमत मसला कश्मीर जो हल होने के करीब था, लेकिन उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। कुछ और खबरें इस्लामाबाद से। कामरान, आपने खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ केस के हवाले से जो पार्लियामेंटेरियन है अभी तक वो अपने अहदों पर काम कर रहे हैं, उनकी अहलियत को चैलेंज किया गया। इस बारे में जरा जल्दी से बता दें। जी शाजिया, ये बुनियादी तौर पर एनआरओ से मुतालिक नहीं बल्कि जो ओवरऑल जो हमारे सिटिंग इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी अहलियत को जांचने के लिए एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है और ये पिटीशन जो है समाअत के लिए मंजूर भी कर ली गई है। इसमें कहा यह गया है कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत इनकी जो अहलियत है उसको जांचा जाए। और मैं जरा एक लाइन में बता दूं कि आर्टिकल 62-63 है क्या। आर्टिकल 62 के तहत ऐसा कोई शख्स जो दीनदार ना हो, ईमानदार ना हो, सादिक ना हो, अमीन ना हो, सच्चा ना हो, गुनाहों से बचने वाला ना हो, वो पार्लियामेंट का रुकन ही नहीं बन सकता। ये तो मेरा ख्याल है जन्नत के लिए है, जन्नत के लोगों के लिए है। ये जो आज कामरान, इस तरह तो सबकी अहलियत खत्म हो जाएगी। कामरान, क्या ख्याल है, ये तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो जन्नत में रहते हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं कहता हूं समी साहब, इस पे थोड़ा सा ही अगर अमल कर लिया जाए, थोड़ा सा ही अमल कर लिया जाए, लेकिन थोड़े से अमल को तो कोर्ट इजाजत देगी। मुझे लगता है हमारे पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ है, आप चाहते हैं वो सारे अंदर हो जाएं। आप वाकई वो इस तरह तो कोई पार्लियामेंटेरियन बचेगा ही नहीं। कामरान, आपने खुद ही कहा, सलमान गनी साहब आपने खुद ही कहा कि कानून बहुत अच्छे हैं, इन पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता, इन पर अमल नहीं होता। क्यों नहीं आर्टिकल 62-63 अगर आइन में मौजूद है तो इस पर अमल किया जाता ताकि आपके पास नुमाइंदा किया जाता है। और आखिरी बात सिर्फ
शाजिया, आखिरी बात सिर्फ यह है कि अगर मौजूदा सिस्टम के तहत ही यही इसी तरह से फिर इलेक्शन फेयर भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो और बिल्कुल शफाफ हो, रिगिंग के बगैर, तो भी वो फिर वो नुमाइंदा की आदत नहीं आएगी जिसे मैं या गनी साहब या ये बाकी लोग जो है वो देखना चाहते हैं। फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर किसी के पास? अच्छी खबर, मैं कल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सेमिनार में गया, वहां पर एक बात पर सबका कंसेंसस था कि अब हुकूमती इदारों को झूठ नहीं छुपाना चाहिए, सच बोलना चाहिए और मीडिया के जरिए आवाम को सच बताना चाहिए, और जो मीडिया कर भी रहा है। और मैं समझता हूं कि ये बात दुरुस्त है कि आज की सूरत हाल में अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के मीडिया को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, और एहसास ये हमेशा रहेगा और मीडिया हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता रहेगा और आपको हमेशा हर मसले से अवेयर आगाही आपको देता रहेगा। प्रोग्राम का वक्त हो गया, इजाजत दीजिए और फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।